बेदर्दी 3। उस मेंशन के बाहर बड़ा बड़ा लाइटिंग के साथ जगदीश सिंह दहल लिखा था। उस आधी रात जब सारा मेंशन चैन की नींद सोया था, तब उसकी छोटी बेटी प्रिशा अपने कमरे में खिड़की से दाखिल होती चुपके से अपना बैग एक और फेंक देती है। लेकिन तभी उसके कमरे का दरवाजा खुलता है और सामने एक अधेड़ औरत खड़ी उससे कहने लगी, बेबी आ गई। मैं तो बहुत डर गई थी सोनाली मैडम, कई बार तुमको पूछ चुकी। वह एक 19 साल की चंचल लड़की थी, जिसकी आंखें देखकर ही कोई बता सकता था कि उसके सारे सपने जैसे उन्हीं चंचल आंखों में सदा चमकते रहते हो। उसके सामने उस घर की सबसे पुरानी और विश्वासपात्र सहायिका उर्मिला आंटी खड़ी थी। प्रिशा उन्हें देख झट से उनके गले लगती हुई चहक पड़ी। पता है आंटी, आज तो मैंने कमाल कर दिया। 10 लोगों के लिए खाना मैंने बनाया और सबको पसंद भी आया। जरूर बेबी, तुम्हारे हाथ में तो अन्नपूर्णा का आशीर्वाद है, लेकिन बेबी अगर घर पर किसी को ये मालूम पड़ गया तो क्या होगा? वे प्यार से उसके सर पर हाथ फिराती हुई कह रही थी, पर उस बात का डर साफ साफ उनकी आंखों में नजर आ रहा था। इसके विपरीत प्रिशा की आंखें तो जैसे जुगनू सी चमक रही थी। वह उनके कंधे पर झूलती हुई कहने लगी, ओह आंटी, ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि उसके लिए उन्हें मेरे साथ होना होगा, जो कभी होगा नहीं। डैडी और दी को अपनी बिजनेस मीटिंग से फुर्सत नहीं और मम्मा को अपने बाबा जी के आश्रम से। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। और तुम्हें अपने नए नए कारनामे से। आपकी दोनों साथ में हंस पड़े। उर्मिला जी ने प्रिशा और उसकी बड़ी बहन अमारा को अपने हाथों से पाला, पर अमारा बड़ी होती उनके लिए मैडम बन गई, जबकि प्रिशा आज भी उर्मिला जी के सामने वही छोटी बच्ची बनी हुई थी। अच्छा, अब तुम आराम से सो जाओ, नहीं तो सुबह उठो ही नहीं तो सबके साथ नाश्ते की टेबल पर कैसे नजर आओगी। कहती हुई वे उसका नाइट सूट निकालने लगी। प्रिशा भी चेंज करते करते अपनी बात कह रही थी। हाँ, बस सुबह का वही एक टाइम तो है जब सब साथ नजर आते हैं पर कनेक्ट नहीं होते। दी और डैडी बिजनेस की बात करते रहते हैं तो मम्मा बाबा जी का मंत्र पढ़ती खाने पर प्रवचन देती रहेंगी। मेरी कौन सुनता है? मैं हूं ना, मुझे सुनाना अपने किस्से। अभी सो जाओ। उर्मिला जी के उन चंचल आंखों को सुलाना भी एक बड़ा काम था। वे प्यार से उसका सर सहलाती हुई आखिर उसे सुला देती है। एक चमचमाती कार पोर्च पर तेजी से ब्रेक मारती हुई रुकती है। अगले ही पल उस कार से ऋत्विक निकलता है। उसके उतरते खड़ा दरबान तेजी से पिछले दरवाजे की ओर बढ़ता है, पर ऋत्विक का हवा में ठहरा हाथ देख अपनी जगह जमा रह जाता है। वह खुद पिछला दरवाजा खोलकर अपना हाथ अंदर बढ़ा देता है। अगले ही पल उसकी कर्कश पकड़ में वह कोमलांगी ही होती है। कम माय डार्लिंग, टुडे इज योर स्पेशल डे। अगले ही पल उसकी पकड़ में खिंचती हुई वही लड़की थी जिसे वह अपने साथ पब ले गया था। उस वक्त उस लड़की के चेहरे पर ढेरों दर्द और दहशत साफ साफ नजर आ रही थी। वह उसकी पकड़ में थी जिससे चाहकर भी वह छूट नहीं सकती थी। आज तुम्हारा जन्मदिन है न, चलो इसे और यादगार बनाते हैं। वह अभी भी उसकी हथेली पकड़े उसे अपने साथ मेंशन के अंदर ले जा रहा था। वह लड़की उस वक्त इतनी घबराई हुई थी कि कार से उतरते समय उसकी सैंडल वही उतर गई थी। वह उन्हें पहनना चाहती थी, लेकिन ऋत्विक उन सैंडल पर अपनी जूती रख देता है, जिससे वह उन्हें वही छोड़कर उसके साथ साथ नंगे पैर ही चलने को मजबूर हो जाती है। आओ, आज मैं तुम्हारे पैरों में जन्नत का एहसास कराता हूँ। ऋत्विक उसका हाथ पकड़े उसे अंदर ले जा रहा था। वह भी जैसे खुद में सिमटी उसके साथ खिंची जा रही थी। तभी एक जोरदार छन की आवाज के साथ उसका ध्यान अपने सामने गया। चलते चलते ऋत्विक ने एक कांच का फूलदान फर्श पर पटक दिया, जिससे उसका कांच वहां बिखर गया था। वह लड़की ये देख चलते चलते वहीं रुक गई। उसकी आंखों के सामने के फर्श पर टूटे हुए कांच पड़े थे। वह ऋत्विक का हाथ छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अब जो होने वाला था उसे उस बात का अंदाजा था, लेकिन ऋत्विक उसका हाथ नहीं छोड़ता। वह अब उसकी कलाई कसकर थामे उसे आगे चलते रहने का मौन संकेत करता है। न, नहीं, मुझे नहीं चलना। चलो। उसकी कड़क आवाज जैसे वहां गूंज उठी। इसके बाद उसकी कलाई कसकर पकड़े उसे वैसे ही आगे चलाता रहा। हर कदम पर जहां ऋत्विक के जूते कांच को कुचल रहे थे, वहीं वह टूटे कांच के टुकड़े उस लड़की के कोमल तलवों को बुरी तरह से घायल कर रहे थे। वह रो रही थी, बार बार फर्श पर झुककर रुकने की कोशिश करती, पर ऋत्विक उसे रुकने नहीं देता। अगले ही पल फर्श ढेरों खून भरे पैरों के निशानों से भर उठा। आगे जाकर वह उसे एक कमरे के अंदर धकेलता हुआ चीख उठा। ये पब में मेरी बात न मानने की सजा थी। याद रखना, ऋत्विक न उधार रखता है और न रखने देता है। वह बुरी तरह उसे घूरता हुआ कह रहा था। ऋत्विक तुम्हारे जिस्म में ही नहीं, तुम्हारी आत्मा तक में अपना नाम लिख देगा। तब तुम्हारी हर सांस के साथ बस मेरा नाम ही निकलेगा। मेरे हुक्म पर तुम्हारी गर्दन झुकेगी। बस उस हद तक ही तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, समझी न? वह डरी सहमी सर झुकाए बैठी थी। समझी न? उसकी ओर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर वह एक बार फिर चीखा, जिससे घबराकर वह सर हिला देती है। ये देख उसके सख्त चेहरे पर मुस्कान आ गई।
अब वह दरवाजा बंद कर देता है, जिसके पार उसकी घुंटी हुई आवाज जाने कितनी देर तक गूंजती रही। फिर तेज तेज कदमों से चलता हुआ वह कहता है, इसे तब तक कोई खाना नहीं देगा जब तक मैं न कहूँ। वहां मौजूद घर के नौकर बस सर झुकाए हामी भरते हैं। ऋत्विक अब अन्य कमरे की ओर बढ़ जाता है। वो मेंशन नहीं उसकी हुकूमत की जेल थी, जहां उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सब देर तक उस लड़की का रोना फिर सुबकना सुनते रहे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उस कमरे में उसके पास जा सके। आखिर कौन है ये लड़की और क्यों सहती है इतना जुल्म? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।